प्यारे दोस्तों, हम लोग का जो मैथ रीजनिंग स्पेशल मॉक टेस्ट का जो बैच है उसमें हमने आपको 31 मॉक टेस्ट कंप्लीट करवा दिया। जी हाँ, 31 मॉक टेस्ट आपका कंप्लीट हो गया है। आज हम लोग चलेंगे मॉक टेस्ट नंबर 32 में। जी हाँ, और कल के लिए एक आवश्यक सूचना है आपके लिए। कल जानते हैं कि कल हम लोग के लिए इतना शुभ दिन है और कल बसंत पंचमी है, यानी कहने का मतलब मां सरस्वती का पूजा अर्चना का दिन है। तो कल हम लोग का जो मॉक टेस्ट का जो बैच होगा वो बंद रहेगा, है ना। बंद इसलिए रहेगा क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं पूजा पाठ करते होंगे, तो कल पूजा पाठ कीजिए बढ़िया से। उसके बाद हम लोग अगले क्लास में, यानी कल नहीं परसों की क्लास में फिर जुड़ेंगे वापस अगले मॉक टेस्ट के साथ। तो फिर आगे बढ़ते हैं, फिर हम लोग चर्चा करते हैं फिर इस पे। चलिए, आज हम लोग मॉक टेस्ट नंबर 32 में चलेंगे। आइए प्रश्न संख्या पहला पे क्या कहता है सुनिए। कहता है किसी परीक्षा में नेहा एवं जोया को जो है आकांक्षा से क्रमशः 20% और 50% अधिक अंक प्राप्त होता है। आराम से बात को समझिएगा। तो नेहा का अंक जोया के अंक का जो है ना, कितना प्रतिशत ये आपसे पूछा जा रहा है। अच्छा, क्या कहता है? किसी परीक्षा में नेहा एवं जोया को आकांक्षा से 20% ज्यादा नेहा को, जबकि 50% ज्यादा जोया को अंक प्राप्त होता है। ऐसा करते हैं मेरे भाई, हम आकांक्षा के अंक को एज्यूम कर लेते हैं। चलिए, आकांक्षा के अंक को 100 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? 100। आकांक्षा को जो अंक प्राप्त हुआ उसको क्या मान लिए? 100। अब प्रश्न आगे क्या कहता है सुन लीजिए। कहता है नेहा का अंक जो है आकांक्षा से 20% ज्यादा। अच्छा सोचिए, नेहा का अंक जो है आपका आकांक्षा से 20% ज्यादा, 100 से 20% ज्यादा कितना हो जाएगा आपका? 120। जबकि जोया का जो अंक है वह आकांक्षा से 50% ज्यादा। चलिए, जोया का जो अंक है आकांक्षा से 50% ज्यादा, 100 से 50% ज्यादा कितना हो जाएगा आपका? 150। अब आपसे क्या पूछा गया? कहता है बताओ नेहा का जो अंक है वह जोया के अंक का कितना प्रतिशत है। हमने आपको प्रतिशत निकालने के लिए सिखाया है। जिसके बारे में पूछा जाता है उसको ऊपर रखते हैं, जिससे तुलना किया जाता है उसको नीचे रखते हैं, 100 से गुना कर लेते हैं। नहीं, नेहा का अंक जोया के अंक का कितना परसेंट है? अच्छा, नेहा का अंक कितना हो गया? 120। जोया के अंक का यानी 120 जो है वह 150 का कितना प्रतिशत है? यही तो आपको निकालना है। 50 से 2 बार में काट लीजिए, या 3 बार में कट गया। 3 से इसको 40 बार में काट लीजिए। 40 गुना 2 यानी कितना हो जाएगा आपका? यह हो जाएगा आपका 80% मेरे भाई। क्या हो जाएगा? 80%। यानी नेहा का जो अंक है वह जोया के अंक का कितना प्रतिशत है? तो 80% है। कौन सा उत्तर करोगे? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। क्या उत्तर हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी जो है इसी के आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ जाइए। प्रश्न संख्या दूसरा। अच्छा, दूसरा सवाल क्या कहता है? कहता दो शहर पटना और बनारस जो है वह एक दूसरे से 260 किलोमीटर की दूरी पर है। चलिए, दो शहर का चर्चा है, पटना और बनारस का जिक्र किया गया नहीं, और दोनों शहर एक दूसरे से 260 किलोमीटर की दूरी पर है। पटना और बनारस का चर्चा है। जी हाँ, पटना और बनारस का, दोनों शहर के बीच का दूरी कितना है? तो दोनों शहर के बीच का दूरी जो है वह 260 किलोमीटर है मेरे भाई। कितना है? 260 किलोमीटर। अब क्या कहता है यह सुनिए। कहता एक कार चालक जो है पटना से बनारस की तरफ जो है सुबह 9 बजे 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना प्रारंभ करता है, जबकि दूसरा कार चालक जो है बनारस से पटना की तरफ जो है 10 बजे 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना प्रारंभ करता है। बताएं कि एक दूसरे से कब मिलेगा? वास्तविकता बात है, देखो एक कार चालक जो है वह पटना से बनारस की ओर जा रहा है, जबकि दूसरा बनारस से पटना की ओर। तो वास्तविकता बात है रास्ता में दोनों मिलेगा। तो यही आपसे पूछा गया कब मिलेगा। चलिए, जो पटना से बनारस की ओर कार जा रहा है उसका स्पीड कितना है? तो उसका स्पीड है 35 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना मेरे भाई? 35 किलोमीटर प्रति घंटा। जबकि जो बनारस से पटना की ओर कार जा रहा है उसका स्पीड कितना है? उसका स्पीड है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए यहां पर बात समझिए, जो पटना से बनारस की ओर कार चला था वह 9 बजे चल दिया था, जबकि दूसरा कार जो उल्टा बनारस से पटना की ओर चला वह 10 बजे चलना शुरू किया। यानी पहला कार जो है 1 घंटा चल लिया है, तब अगला कार गति में आया।
अच्छा तो 35 का स्पीड है, 1 घंटा में कितना चलेगा, तो 35 किलोमीटर, यानी 35 किलोमीटर यह तय कर लिया। कितना तय कर लिया, 35 किलोमीटर। अब जो है यहां पटना से जो बनारस की ओर चला था कार, यहां आ गया। अच्छा अब दोनों के बीच का फासला कितना बच गया, देख लीजिए। तो 260 में से 35 घटा लो, कितना हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा 225 किलोमीटर। अब दोनों कारों के बीच का फासला कितना बच गया, 225 किलोमीटर। चलिए अब पहले यहां समय आपसे पूछा गया, समय बराबर दूरी बटा चाल। देखिए 225 किलोमीटर है। अब 10 बजे दोनों गति में है, अपोजिट डायरेक्शन है, चाल को जोड़ लेंगे, है ना। तो 35 और 40 कितना हो जाएगा आपका, 75। यानी 10 बजे से 3 घंटा का समय लगेगा दोनों को मिलने में, 10 बजे के बाद। जी हाँ, चलिए तो 10 बजे में 3 घंटा आप जोड़ लीजिए, है ना। तो सुबह का 10 बजे में जो है आप 3 घंटा जोड़िए, 3 घंटा जोड़ेंगे यानी दोपहर का क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। जी हाँ, 1 PM आपका उत्तर हो जाएगा, 1 PM। ऑप्शन देख लो 1 PM वाला, है ना। तो 1 PM ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, बी। बस सिंपल सा बात है, सेम डायरेक्शन का बात होता है तो घटाते हैं, अपोजिट डायरेक्शन का बात होता है तो जोड़ते हैं। नहीं, चलिए यह 9 बजे ही चल दिया था जो पटना से बनारस की ओर चला था, जबकि जो बनारस से पटना की ओर 10 बजे, तो 1 घंटा ही चल लिया। 35 किलोमीटर प्रति घंटा इसका स्पीड है, तो 35 किलोमीटर तो तय हो गया। अब दोनों के बीच का फासला बच गया 225 किलोमीटर। अपोजिट डायरेक्शन था, चाल हमने जोड़ा, समय बराबर दूरी बटा चाल, 3 घंटा का समय लगा। कै बजे से मेरे भाई, तो 10 बजे से। 10 बजे में 3 घंटा जोड़ करके आप उत्तर कर दीजिए। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं, प्रश्न संख्या तीसरा। अच्छा तीसरा सवाल देखो, आराम से बात को समझिए। एक किसान 15 रुपए प्रति दर्जन की दर से 250 केला खरीदता है। समझ रहे हो ना बात को, एक किसान का चर्चा है जो 15 रुपए प्रति दर्जन की दर से 250 केला खरीदता है। यदि वह सभी केला को 1 रुपए प्रति केला की दर से बेच देता है तो उसका हानि का प्रतिशत आपसे पूछा। बस कुछ नहीं करना, सिंपल सा बात है, एक केला का क्रय मूल्य निकाल लो, एक केला का विक्रय मूल्य दिया गया है, आप देख लीजिए क्या हानि होता है, उसका प्रतिशत दे दीजिए। चलिए 15 रुपए प्रति दर्जन, यानी 15 रुपया में किसान 1 दर्जन केला खरीदता है, तो एक केला का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 15 बट्टा कितना मेरे भाई, 12 हो जाएगा। जबकि उस केला को बेचता कैसे है, बेचता 1 रुपए प्रति केला के हिसाब से। एक केला का क्रय मूल्य, एक केला का विक्रय मूल्य, चलिए हो जाएगा 5, यह क्या हो जाएगा 4, यानी 5 अनुपात कितना हुआ 4। आप सोचिए क्रय मूल्य 5 यूनिट, विक्रय मूल्य 4 यूनिट, लॉस का प्रतिशत आपको बताना है। अच्छा सोचिए लॉस कितना यूनिट का है, लॉस 1 यूनिट का, कहां से 5 से, एक जो है 5 का कितना प्रतिशत है, आपका उत्तर क्या हो जाएगा, तो कहोगे सर 20%। कितना मेरे भाई, 20%। कौन सा उत्तर करोगे, ऑप्शन नंबर आपका ए जो है सकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और हम आपको बार बार बोलते हैं कि चला लाभ या हानि का तुलना जो है ना वो हमेशा क्रय मूल्य से किया जाता है। कहां से किया जाता है, क्रय मूल्य से किया जाता है। जी हां, आगे बढ़िए प्रश्न संख्या 4 की ओर। अच्छा देखिए क्या कहता है प्रश्न संख्या 4, कहता केदार किसी वस्तु को 121 रुपया में बेचकर 10% का लाभ कमाता है। यानी केदार जब वस्तु को 121 रुपया में बेचता है तो 10% का लाभ होता है। कहता है यदि केदार को 30% का लाभ कमाना हो तो उस वस्तु को केदार कितना में बेचेगा। चलिए डबल कंडीशन वाला प्रश्न है और हम आपको सिखा चुके हैं इस प्रकार के प्रश्न में सबसे पहले हम क्रय मूल्य पे जाते हैं। अच्छा सोचिए ना 121 में बेचता है, हो जाता है लाभ नहीं। अच्छा 10% लाभ का फ्रैक्शन 110/100, 121 में बेच रहा है, लाभ हो जा रहा है, इसका मतलब खरीदा होगा कम में। चलिए क्रय मूल्य निकाल लीजिए, कम करने के लिए कम वाला ऊपर, ज्यादा वाला नीचे, यह क्रय मूल्य निकल करके आ गया। जी हां, अब उसको चाहिए 30% का लाभ, लाभ चाहिए तो ज्यादा में बेचना होगा, 30% लाभ का फ्रैक्शन लगा लो, यह हो जाएगा आपका 130 बट्टा कितना मेरे भाई 100। चलिए काट करके हटा दीजिए, यहां से इसको उड़ा दीजिए 0 को, 11 बार में इसको काट लीजिए, 13 गुना 11, 130 और 13 यानी कितना हो जाएगा आपका 143 रुपया में बेचना होगा उसको। कितना में, 143 रुपया में बेचना होगा, तब जाकर के केदार को 30% का लाभ होगा। जी हां 143, 143 रुपीज। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। जी हां डी नंबर। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़िए, प्रश्न संख्या 5वां। आराम से बात को समझिए। कहता एक विद्यार्थी जो है ना, एक विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त किया और वह 40 अंकों से, एक परीक्षा में होना चाहिए, एक विद्यार्थी एक परीक्षा में 40% अंक प्राप्त किया और 40 अंक से असफल हो गया, फेल हो गया। दूसरा विद्यार्थी 400 अंक लाया और न्यूनतम उत्तीर्णांक से यानी पास मार्क से जो है 40 अंक अधिक ले लाया।
अब देखिए यहीं से एक बात समझिए, परीक्षा का अधिकतम अंक ज्ञात करें, यानी कहने का मतलब परीक्षा कितना नंबर का हुआ है मेरे भाई, यह आपसे पूछा जा रहा है। अच्छा दूसरा स्थिति देखो, दूसरा विद्यार्थी 400 अंक लाया और उत्तीर्णांक से 40 अंक ज्यादा है। यह जी हाँ, 400 जो अंक प्राप्त किया वह न्यूनतम उत्तीर्णांक से 40 अंक ज्यादा है, पास मार्क से 40 ज्यादा है, इसका मतलब पास मार्क 40 कम होगा। तो 400 माइनस में 40 कितना हो जाएगा आपका, 400 माइनस में 40 कितना हो जाएगा आपका, 300 कितना मेरे भाई, यानी 360। यानी कहने का मतलब दूसरा विद्यार्थी हमने यह पकड़ा कि इस परीक्षा को पास करने के लिए 360 अंकों की आवश्यकता है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए एक विद्यार्थी जो है, पहला बात क्या बोला गया था, पहला ने एक विद्यार्थी परीक्षा में 40% अंक प्राप्त किया और 40 अंकों से असफल हो गया। देखिए इतना पास मार्क है, लेकिन विद्यार्थी 40% अंक लाता, पास मार्क से 40 अंक कम, 40 अंक से फेल हो जाता है, तो पास मार्क तुम निकाल चुके हैं 360, इससे 40 कम प्राप्त होता है, और यह जो है पूरे का 40% प्राप्त किया है, जो पास मार्क से 40 कम है, पास मार्क 360 उसमें 40 कम किए, यह जो आपका अंक है यह पूरे अंक का 40% है। परीक्षा का अधिकतम अंक यानी 100% आपसे पूछा जा रहा है। चलिए 40 से काट लीजिए, यह 320 हो जाएगा 8 बार में, यानी 8 गुना 100 कितना आपका रिजल्ट हो जाएगा, 800। यानी परीक्षा कितना नंबर का हुआ, 800 नंबर का। कहीं कंफ्यूज मत करना। देखो दूसरा विद्यार्थी से हम पहले उत्तीर्णांक निकाले, क्या निकाले, उत्तीर्णांक की परीक्षा को पास करने के लिए कितना नंबर चाहिए, 400 लाया था जो पास मार्क से 40 ज्यादा था, यानी पास करने के लिए 40 अंक कम चाहिए, 400 माइनस में 40 360 चाहिए। पहला विद्यार्थी के बारे में क्या बोला, 40% लाया, 40 अंक से फेल कर गया, 40 अंक से फेल कर रहा है, 360 में पास करना है, 40 अंक से फेल कर रहा है, इसका मतलब 320 लाया जो 40% के बराबर है। परीक्षा का अंक पूछा, 100% का मान आपसे पूछा गया था, यानी परीक्षा 800 नंबर का हुआ है मेरे भाई। जी हां, चलिए आगे बढ़िए। प्रश्न संख्या 6 क्या कहता सुन लो। कहता है किसी वर्गाकार कमरा का परिमाप जो है P है, उसका क्षेत्रफल A है, तो हमसे कहता कौन सा कथन सही होगा। A और P के बीच में रिलेशन बना करके 4 ऑप्शन आपके पास गिवन किया गया है। चलिए अच्छा एक बात समझो, वर्गाकार कमरा का परिमाप P है। अच्छा वर्ग का परिमाप एक्चुअली होता क्या है, तो 4 गुने भुजा हुआ करता है। इसमें अगर हम 4 से डिवाइड कर लेंगे तो वर्गाकार कमरा का एक भुजा निकल करके आ गया। आप जानते हो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, नहीं उसका एरिया क्या होता है स्क्वायर का, भुजा स्क्वायर, साइड का स्क्वायर है ना, या फिर विकर्ण स्क्वायर बाई 2। अभी तो भुजा मालूम है। चलिए भुजा निकाल ली, परिमाप था 1/4 की एक भुजा आया, इसका वर्ग कर लीजिए, इसका क्षेत्रफल निकल के आ गया। और प्रश्न में इसका क्षेत्रफल कितना दे रखा है, तो ए दे रखा है। कितना मेरे भाई, ए दे रखा है। चलिए इसको सोल्व कर लीजिए, है ना। अब देखो इसको सोल्व करो तो यह हो जाएगा आपका, यहां देखिए यहां आप लिख सकते हैं कि P/4 स्क्वायर रूट हो जाएगा, बराबर में अंडर रूट क्या हो जाएगा आपका ए, नहीं स्क्वायर हो जाके क्या हो जाएगा आपका रूट हो जाएगा, यानी P बराबर हो जाएगा आपका 4 इंटू अंडर रूट ए। यह रिलेशन निकल के आएगा। अब देख लीजिए ऐसा कौन सा ऑप्शन में गिवन किया गया है कि P बराबर जो है, P बराबर आपको दिया गया है 4 इंटू रूट ए, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए में ही यह चीज गिवन किया गया था, अतः आपका ए नंबर जो है वह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ए नंबर। जी हाँ, चलिए यहां तक अगर किन्हीं को कोई तरह का दिक्कत है जरूर पूछिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलिए कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, पहले उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। किन्हीं को कोई तरह का दिक्कत है कमेंट सेक्शन में लिखिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलिए किन्हीं को कोई परेशानी नहीं है। चलिए किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हम लोग प्रश्न संख्या 7 की ओर आ जाइए। क्या कहता है सुन लीजिए। नितेश, महेश और रमेश ने मिलकर एक सिंचाई मशीन को 450 रुपया में जो है वह भाड़ा पर लिया। नहीं, यदि ये इसको क्रमशः 3, 5 एवं 7 घंटा तक जो है प्रयोग करते हैं तो रमेश और महेश के भाड़े का अंतर क्या होगा।
अच्छा एक बात समझिए, नितेश, महेश, रमेश मिलकर एक सिंचाई मशीन जो है भाड़ा पर लेता है 450 रुपए। सिंपल सा बात है। अच्छा भाड़ा कैसे बटेगा, है ना, भाड़ा जो बटेगा, जो किराया पर लिया है मशीन को, वह कैसे बांटोगे, है ना, तो जो व्यक्ति जितना देर मशीन चलाएगा वही हिसाब से उसको भाड़ा देना होगा, किराया देना होगा। चलिए, यानी चर्चा किसका किसका, चर्चा नितेश का, चर्चा महेश का, और चर्चा किसका, रमेश का, है ना। कैसे किराया देगा, तो समय के हिसाब से, जो जितना समय चलाएगा सिंचाई मशीन को उसी हिसाब से उसको किराया देना होगा। हाँ, नितेश कितना घंटा यूज किया, 3 घंटा, है ना। महेश कितना घंटा, 5 घंटा, और रमेश कितना घंटा, 7 घंटा। यानी यही रेशियो में हर भाड़ा को बांटना होगा आपस में। चलिए, आपसे क्या पूछा गया, रमेश और महेश के भाड़े का अंतर, किराए का अंतर। अच्छा, पूरा किराया तीनों मिलकर के कितना देना है, तीनों मिलकर के 450 रुपया। यूनिट देखिए, 7, 5, 12, 3, 15 यूनिट का यह मान है। आपसे पूछा क्या गया, किन दो व्यक्ति के भाड़ों के बीच का अंतर, रमेश और महेश। अच्छा, रमेश और महेश देखिए, 5 और 7 का डिफरेंस कितना हो गया, 2 यूनिट। यही तो है मेरे भाई। इसको काट लीजिए 30 बार में, 30 गुना 2 यानी कितना हो जाएगा, 60 रुपया। यानी रमेश और महेश के भाड़ों के बीच का अंतर क्या होगा, तो 60 रुपया होगा मेरे भाई। ऑप्शन क्या करोगे, ऑप्शन नंबर ए मेरे भाई। जी हां, कल के लिए हमने सूचना दे ही दिया आपको, फिर से एक बार हम कह देना चाहते हैं, कल आपके लिए और हम लोगों के लिए जो है बहुत ही शुभ दिन है, यानी बसंत पंचमी, सरस्वती पूजा का दिन है। तो कल आपका मॉक टेस्ट बंद रहेगा, परसों से फिर हम लोग लगातार रहेंगे। कल बस छुट्टी देने का बस यही उद्देश्य है कि कल आप लोग पूजा पाठ कीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अपने घर पर जाकर के पूजा करते हैं। तो जो जहां है बढ़िया से माता सरस्वती का पूजा कीजिए और उनसे विनती कीजिए कि जो आपका उद्देश्य, जिस उद्देश्य से आप बाहर निकले हैं, जिस उद्देश्य से आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप सफलता के मुकाम को पाएं, है ना। तो जितना मन लगा के पढ़ना है उतना मन लगा के पूजा भी कीजिए, और उसके बाद अपना पढ़ाई में मन लगाना है। तो कल आपका मॉक टेस्ट बंद होगा, फिर हम लोग परसों से आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए आगे बढ़ जाइए। प्रश्न संख्या 8वां कहता है, एक 15 मीटर ऊंचे पेड़ को, आराम से बात को समझिएगा, एक 15 मीटर का ऊंचा पेड़ है ना, वायु से इस तरह से तोड़ा जाता है, यानी टूट जाता है हवा से, उसका सिर्फ जमीन को छूता है। चलिए, एक 15 मीटर का ऊंचा पेड़ है, यह हवा से टूट गया, बाय द चांस यहां से टूट गया। अच्छा, टूटेगा तो नीचे आकर के झुकेगा, यही ना बात है मेरे भाई। चलिए, और क्या कहता है, उसका सिर्फ जमीन से छूता है, जमीन को छूता है, और जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। कितना डिग्री का मेरे भाई, जमीन के साथ जो है वह 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो कहता पेड़ नीचे से कितनी ऊंचाई पर टूटा, यह ऊंचाई आपको बताना है। अच्छा, एक सिंपल सा बात मेरे भाई, बताओ, जो टूटा होगा वही भाग ने नीचे आके झुका होगा, जो भाग टूटा होगा वही भाग नीचे आके झुका होगा, यानी यह दोनों का लंबाई आपस में बराबर होगा। चलिए, tan 60 का मान कितना हो जाएगा आपका, √3। तो अगर √3 है तो कितना हो जाएगा आपका 1। हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा आपका 2। तो अगर ये 2 यूनिट, तो यह भी कितना यूनिट, 2 यूनिट। अब देखिए, प्रश्न में आपको क्या दे रखा था, पेड़ का वास्तविक ऊंचाई कितना मीटर दिया गया। यह देखिए, पेड़ का वास्तविक ऊंचाई आपको प्रश्न में दे रखा था, वह कितना मीटर है, 15 मीटर। हाँ, 15 मीटर पेड़ का वास्तविक ऊंचाई है, जबकि मेरे हिसाब से वह यूनिट के तौर पर कितना है। तो आप कहोगे सर 2 प्लस पेड़ का वास्तविक ऊंचाई टूटने से पहले 2 प्लस में √3 यूनिट, तो यह 2 प्लस √3 यूनिट का मान है 15। 2 प्लस √3 यूनिट का 1 यूनिट का मान निकाल लिए। आपसे क्या पूछा गया, पेड़ कितनी ऊंचाई पर से टूटा, यही तो है। तो √3 यूनिट का मान आपको निकालना है, √3 यूनिट का। यही उत्तर आपका हो जाएगा 15√3 बटा 2 प्लस √3 मीटर। चलिए, यही उत्तर देख लीजिए। ऑप्शन देखो कौन सा ऑप्शन में ऐसा गिवन किया गया है, तो यह है आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या मेरे भाई, ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा, डी नंबर। चलिए, डी नंबर आपका उत्तर हो जाएगा, है ना। पेड़ कितनी ऊंचाई पर से टूटा है, तो 15√3 बटा 2 प्लस √3 मीटर की ऊंचाई पर से। आगे बढ़ते हैं हम लोग, प्रश्न संख्या 9 की ओर आते हैं। और हम आपको फिर कह देना चाहते हैं, जो अभी हम लोग का सरस्वती पूजा का ऑफर चल रहा है, मात्र 21 रुपया में संपूर्ण मैथ्स का भी बैच है। जो बैच अभी हम लोग सिंपल इंटरेस्ट कंप्लीट कर चुके हैं, एक क्लास और उसका बचा है, फिर हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट में चलेंगे आगे हर एक। हाँ, ऐसा नहीं कि पीछे का लेक्चर अवेलेबल नहीं है, उस बैच में भी सारा पीछे का लेक्चर अवेलेबल है। तो जो आपके दोस्त मुहिम जो भी हैं, आपके कजन जो भी हैं, जो भी पढ़ना चाहते हैं, तो उस बैच के माध्यम से जुड़ सकते हैं मात्र 21 रुपया में। और मॉक टेस्ट वाला भी अभी सरस्वती पूजा तक यही है, यानी कल तक यही रहेगा। मात्र 21 रुपया में पूरा मॉक टेस्ट 1 मंथ का आपको मिलेगा, जिसमें पीछे का मॉक टेस्ट आपको फ्री में ही दिया जाता है। जी हाँ,
यानी हम लोग 32 है तो 32 मॉक टेस्ट आपको मिल रहा है, पीछे का 31 आपको ऐसा ही मिल रहा है। जी हाँ, लेकिन 1 महीना के लिए इसका वैलिडिटी हुआ करता है, फिर आपको उसमें रिचार्ज करना होगा। देखिए रिचार्ज आपको करना होता है तो हमको भी रिचार्ज करना होता है, ऐसा नहीं कि हम आपसे बहुत ज्यादा फी लेते हैं, बस इतना नॉमिनल फी लेते हैं जिसमें कि हम लोग का सारा व्यवस्था सही रूप से संचालित हो जाए। चलिए तो आप थोड़ा दोस्तों को बताते रहिए, हमारा जो काम है हम करते रहेंगे। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 9। देखो 3 मान बराबर है, क्या कहता है सुनो, कहता है 5 पर पावर x, समझिएगा बात को, बराबर में 7 पर पावर y, बराबर में 35 पर पावर z, 3 मान बराबर है। तो कहता है बताओ चला कि z का मान क्या होगा। क्या पूछा गया मेरे भाई, z का मान क्या होगा। देखो 3 मान बराबर है तो एक कांस्टेंट टर्म को बराबर मान लीजिए, सोल्व करने के लिए सुविधापूर्वक, है ना, कांस्टेंट को बराबर मान लेते हैं क्या, सबके बराबर में हम मान लिए k। चलिए कांस्टेंट के बराबर, बारी बारी से सबका मान कांस्टेंट के रूप में लिख दीजिए। चलिए अच्छा, 5 पर पावर x बराबर k, है ना, तो देखो 5 बारी बारी से बराबर करेंगे, 5 पर पावर x बराबर k, यानी 5 बराबर हो जाएगा आपका k पर पावर 1/x। इसी प्रकार से 7 पर पावर y बराबर k, यानी 7 बराबर k पर पावर 1/y। इसी प्रकार से 35 पर पावर z बराबर k, यानी 35 बराबर k पर पावर 1 क्या हो गया आपका z। सबका मान हमने कांस्टेंट के रूप में निकाल लिया। अब कुछ नहीं करना है, बस सिंपल सा बात है। देखिए अंक वाला में जो है, जैसे अगर अलजेब्रिक फॉर्मेट होता है तो प्रश्न में एक कंडीशन भी गिवन होता है, लेकिन अंक वाला में कंडीशन गिवन होता नहीं है, कंडीशन खुद ब खुद तैयार करना होता है। तो आप सोचो ना कि 5 7 35 में क्या रिलेशन होगा, तो आप लिख सकते हो 5 गुना 7 बराबर 35, या फिर 7 गुना 5 बराबर 35, 35 बटा 5 बराबर 7, 35 बटा 7 बराबर 5, जैसे मर्जी वैसे लिख दीजिए। चलिए हम लिख देते हैं 5 गुना 7 बराबर में क्या लिख देते हैं 35। अब सबके मान का प्रयोग कर लीजिए। हाँ आइए प्रयोग करते हैं। देखिए 5 का मान क्या हो गया आपका k पर पावर 1/x, 7 का मान k पर पावर 1/y, 35 का मान k पर पावर 1/z। अब देखिए सिंपल सा बात है, ये गुना में है, आधार समान है तो पावर क्या होगा, जुटेगा। तो इधर आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, k पर पावर 1/x प्लस में 1/ क्या मिलेगा y, जबकि इधर मिलेगा k पर पावर 1/z। देखिए बेस इक्वल है, पावर को कंपेयर करते हैं, है ना, यानी 1/z बराबर हमको क्या मिल गया, 1/x प्लस में 1/y मिल गया। इसको आप लिख सकते हैं y प्लस x, या फिर x प्लस y बटा क्या, xy। लेकिन हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए z का मान, यह 1/z का मान है चेला, z का चाहिए, इसका इन्वर्स कर लो, है ना, तो यह हो जाएगा आपका xy बटा x प्लस y। क्या हो जाएगा, xy बटा x प्लस y, यही आपका z का मान हो जाएगा, z बराबर xy बटा x प्लस y। ऐसा ऑप्शन देखो आप कौन सा है ना, xy बटा x प्लस y वाला, तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ, ए नंबर। देखिए प्रश्न हम बार बार बोलते हैं कि प्रश्न होता चला आसान है, हाँ कंसेप्ट आपके माइंड में होना चाहिए कि कैसे हम प्रश्न को सुविधापूर्वक बनाएं, और प्रैक्टिस तो बहुत जरूरी है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना सुविधापूर्वक, उतना आसानी से आप प्रश्न को बना लोगे। चलिए आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 10 आ जाइए, 10 नंबर सवाल पे। अच्छा एक देखो कहता है एक्स स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 1 बराबर 0, एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर का मान चाहिए। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर का मान निकालने के लिए क्या चाहिए आपके पास, x प्लस 1/x रहेगा तो भी काम चल जाएगा, x माइनस 1/x रहेगा तो भी काम चल जाएगा। चलिए तो क्या करते हैं, इसको x से डिवाइड करते हैं, x से डिवाइड करोगे तो यहां हो जाएगा x, या -4 उधर जाके +4 हो जाएगा, ये 1/x हो जाएगा, यानी 1x प्लस में 1/x बराबर क्या हो जाएगा आपका 4। x से दोनों तरफ हमने डिवाइड कर लिया, यहां से मिल गया आपको x प्लस 1/x इक्वल टू 4। हाँ अब वर्क कर लीजिए। अच्छा एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर बराबर, प्लस का स्थिति है, बस कुछ नहीं करना है, राइट साइड का स्क्वायर करके 2 घटा लेना है, 16 में से 2 चला गया, कितना हो जाएगा आपका 14। उत्तर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगर माइनस का स्थिति होता तो राइट साइड का स्क्वायर करके 2 जोड़ लेते। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब वर्क करोगे तो ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर 1/x स्क्वायर प्लस में 2ab, जिसमें x और 1/x कैंसिल हो जाता, तो वही प्लस 2 जो है वो राइट साइड जाके घट जाता है। माइनस की स्थिति में -2ab में -2 जो बचेगा वो +2 हो जाता है उधर जाकर के। जब x प्लस 1/x का मान दिया हुआ हो, रिजल्ट लाने के लिए जितना बार वर्क करने की आवश्यकता हो, प्रत्येक बार वर्क करके 2 घटाते जाइए। लेकिन माइनस का स्थिति है तो पहला बार वर्क करके 2 जोड़ते हैं, उसके बाद अगर वर्क करने का जरूरत आता है तो मामला प्लस में हो जाता है, फिर घटाने वाला काम शुरू कर देते हैं, है ना। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ जाइए, प्रश्न संख्या 11।
अच्छा 11 नंबर सवाल भी हमने आपको सिखाया है। इसमें आप देखोगे स्थिति कैसा है, रूट के अंदर एक ही वैल्यू का प्रयोग किया गया है, लेकिन लिमिटेड टर्म है, गिना चुना टर्म है, नहीं अनलिमिटेड तो नहीं है, गिना चुना टर्म है, इनफाइनाइट तक तो नहीं आया है। तो हम क्या बोले थे कि अगर रूट के अंदर एक ही वैल्यू गुणांक के रूप में हो चला और मामला जो है वह लिमिटेड टर्म का हो, गिना चुना बार इस्तेमाल किया गया हो संख्या का, तो हम क्या करते हैं, जिसका जिक्र होता है उसको उठा लीजिए। अच्छा चर्चा किसका है, 2 का, उसके बाद इसके माथा पर क्या लिखना होता है, लिखना होता है 2 माइनस में 1 बटा कितना 2। अब देखो कितना बार टर्म का प्रयोग किया गया है। अच्छा टर्म का इस्तेमाल कितना बार, 2 का, 1 2 3 4 5 कितना 6 बार। पावर के सारे संख्याओं पर उतना पावर बिठा दीजिए, इस पर भी पावर 6, इस पर भी पावर 6, इस पर भी पावर 6। चलिए सोल्व कर लीजिए। 2 पर पावर 6 का मान, 2 पर पावर 5 32, 6 64, 64 में से 1 चला गया, यानी हो जाएगा 63 बटा 64। 2 पर पावर 63 बटा 64। ऐसा ऑप्शन देख लो आप, कौन सा उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी मेरे भाई। हाँ ये लिमिटेड टर्म हुआ करता है, लिमिटेड टर्म की स्थिति में। अगर इनफाइनाइट टर्म का बात हो तो उस स्थिति में उत्तर कभी बदलता नहीं है। अगर डॉट 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 कर दिया जाता तो उत्तर 2 का 2 ही रह जाता, जिसका जिक्र होता है उत्तर वही रह जाता है ना। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 12 पे आइए। अच्छा सुनो क्या कहता है, कहता है मेरे भाई कि रूट ए माइनस में रूट बी बराबर कितना 6। आगे एवं रूट ए प्लस में रूट बी बराबर 4। कहता अंडर रूट ए बी का मान बताओ। जी हाँ, अच्छा वर्क कर लीजिए, वर्क कर लीजिए दोनों कंडीशन का। अच्छा इसका वर्क करोगे तो क्या हो जाएगा आपका, ए माइनस बी का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर है ना, प्लस में बी स्क्वायर और माइनस में 2ab, तो 2 अंडर रूट क्या हो गया आपका ए बी। अच्छा बराबर में 6 का स्क्वायर बताइए कितना हो गया आपका 36। चलिए इसका वर्क कर लीजिए, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab यानी 2 अंडर रूट क्या हो गया आपका ए बी, और 4 का स्क्वायर कितना हो गया आपका 16। चलिए घटाइए, इसको घटा लीजिए, माइनस 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 माइनस। जी हाँ घटाइए, घटाइए इसलिए क्योंकि आपको देखो अगर आप जोड़ते तो 2ab अंडर रूट 2ab अंडर रूट 2ab कैंसिल हो जाता, यहां भी 2 अंडर रूट ab, यहां भी 2 अंडर रूट ab, प्लस माइनस की स्थिति में इसको तो बचाना है। चलिए इसको काट करके हटा लीजिए। जी हाँ हाँ इसको काट करके हटाइए, ए कट गया, बी कट गया, यह हो गया माइनस में 4 अंडर रूट ए बी इजकल टू हो गया आपका कितना 20 है ना। चलिए -4 से काटोगे -5 बार में, यानी अंडर रूट ए बी इजकल टू कितना हो जाएगा मेरे भाई, अंडर रूट ए बी इजकल टू -5। -5 वाला ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर ए जो है कि आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए। चलिए यह तो बिल्कुल प्रोसेस हो गया। अगर आपको याद रखना है तो याद रखना एक बात को, बिल्कुल आसानी तरीका से आप उत्तर कर लोगे। इस बात को याद रखोगे आप कि यदि, जी हां, यदि अंडर रूट ए है ना प्लस में अंडर रूट बी बराबर में एक्स एवं अंडर रूट ए माइनस में अंडर रूट बी इजकल टू बाई हो, तो इन परिस्थितियों में, जी हां, इन परिस्थितियों में अंडर रूट ए बी बराबर हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस में बाई स्क्वायर बाई 4। जी हाँ यही इसका मान हुआ करता है। क्या बोले चला कि अगर अंडर रूट ए प्लस में अंडर रूट बी का मान x गिवन किया गया है, जबकि अंडर रूट ए माइनस में अंडर रूट बी का मान y गिवन किया गया है, तो इन परिस्थितियों में अंडर रूट ए बी इजकल टू एक्स स्क्वायर माइनस में बाई स्क्वायर इजकल टू 4 हुआ करता है। चलिए इसका प्रयोग कर लीजिए, डायरेक्ट अब निकालेंगे अंडर रूट ए बी। चलिए अंडर रूट ए बी बराबर में पहले प्लस वाला का वर्ग कीजिए, तो यह हो जाएगा 4 का स्क्वायर, फिर घटाइए माइनस वाला का वर्ग करके, यह हो जाएगा माइनस में 6 का स्क्वायर बटा कितना हो जाएगा 4। 16 में से 36 चला गया, यानी माइनस में 20 बटा कितना 4, यानी आपका रिजल्ट हो जाएगा माइनस में कितना 5। क्या उत्तर हो जाएगा आपका, -5 जो है आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। तो जैसे मर्जी वैसे प्रश्न को आप बनाइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। प्रोसेस से बनाना है प्रोसेस से बनाओ। अगर आपको लगे सर ना इसका अल्टरनेट मेथड बताइए, अल्टरनेट मेथड अवेलेबल है भाई, बोल लो तो खाली। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ जाइए, प्रश्न संख्या 13। अच्छा 13 नंबर सवाल, 2 नल का चर्चा किया गया, पाइप एंड सिस्टर्न का प्रश्न है। सुनो क्या कहता है, 2 नलों में से एक नल किसी हौज को 12 घंटा में भरता है। देखिए 2 नल और भी मान लेते हैं,
एगो जो है वह हौज को 12 घंटा में भरता है, जबकि दोनों नल एक साथ मिलकर उस हौज को 6 घंटा 40 मिनट में, दोनों मिलकर के, चलिए दोनों मिल जाता है तो 6 घंटा 40 मिनट। अच्छा 6 घंटा 40 मिनट को क्या लिखो घंटा में, 6.40/60, 40/60 का मतलब 2/3 हो गया, यानी 6.2/3 का मतलब क्या हो गया, 20/3, यानी दोनों नल मिलकर के हौज को कितना देर में भरता, 20/3 घंटा में। यहां से हौज का पूरा एफिशिएंसी, चलिए भिन्न कैल्शियम ऊपर का लसा नीचे का मौसा 60, 1/3 का HCF 1 हो जाएगा, एफिशिएंसी देखिए 5, इसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9। कहता है बताइए दूसरा नल अकेले उसे कितने समय में भरेगा, दूसरा नल मेरे द्वारा बी को माना गया है, यानी बी का पर्सनल टाइम चाहिए, तो हौज के एफिशिएंसी में बी के एफिशिएंसी से डिवाइड कीजिए, दोनों का एफिशिएंसी 9 में से 5 चला गया, पहला घटा लीजिए, बच कितना गया 4, यानी बी जो है हौज को कितना देर में भरेगा अकेले, है ना, जो दूसरा नल है वह 15 मिनट का, सॉरी घंटा का बात है, 15 घंटा का समय लेगा हौज को भरने में, कितना घंटा का, 15 घंटा का समय लेगा। कौन सा उत्तर करोगे, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट जवाब हो जाएगा, 15 घंटा। जी हां 15 घंटा में जो है, 15 घंटा में दूसरा हौज नल जो है वह अकेले उस हौज को क्या करेगा, भर देगा, है ना। चलिए आगे बढ़ जाइए, प्रश्न संख्या 14 नंबर सवाल पे आ जाइए। यह तो खाली पढ़ करके समझना है मेरे भाई। आइए क्या कहता है सुनिए, कहता निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी गलत कथन आपको ढूंढना है। पहले किसका जिक्र किया गया, पहला स्टेटमेंट क्या है, प्रत्येक वर्ग एक समचतुर्भुज होता है। अच्छा देखिए असत्य कथन ढूंढना है, वर्ग के बारे में आप समझते हो, वैसा समानांतर चतुर्भुज, है ना, जिसका जो है प्रत्येक कोण क्या हो, समकोण हो, समकोण हो। तब समचतुर्भुज के बारे में, वैसा समानांतर चतुर्भुज जिसका चारों भुजा आपस में बराबर हो, इसका विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित किया करता है। इसमें विकर्ण बराबर भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, कोण का इसमें कोई लेना देना नहीं है। अब सुनिए क्या पहला स्टेटमेंट सही, प्रत्येक वर्ग एक समचतुर्भुज होता है। अच्छा क्या वर्ग को आप समचतुर्भुज कह सकते हैं, तो बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि समचतुर्भुज का अर्थ तो बस इतना ही हुआ करता है, वैसा समानांतर चतुर्भुज जिसका चारों भुजा आपस में बराबर हो, विकर्ण एक दूसरे को जो है समकोण प्रतिच्छेद करे। तो वर्ग का तो चारों भुजा बराबर होता है, इसके भी आमने सामने की भुजाएं समानांतर हुआ करता है, विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटता है, विकर्ण बराबर होता है, बराबर हो चाहे ना हो वह समचतुर्भुज के दायरा में चला जाएगा। तो प्रत्येक वर्ग एक समचतुर्भुज होता है, यह बात बिल्कुल ही सत्य है। यह बात क्या है, बिल्कुल सत्य, असत्य नहीं। जबकि हम यह नहीं बोल सकते कि प्रत्येक समचतुर्भुज एक वर्ग हो सकता है, नहीं, समचतुर्भुज एक वर्ग नहीं हो सकता, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, क्योंकि वर्ग के लिए प्रत्येक कोण समकोण होना चाहिए, विकर्ण बराबर होना चाहिए। चलिए दूसरा बात पे आइए, प्रत्येक वर्ग एक आयत होता है। प्रत्येक वर्ग को हम आयत कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, लेकिन प्रत्येक आयत को आप वर्ग नहीं कह सकते हैं। चलिए यह भी बात आपका सही है। आइए तीसरा स्टेटमेंट पे क्या कहता है, प्रत्येक समचतुर्भुज एक समानांतर चतुर्भुज होता है। यह तो बात ही होता है, हम तो डिफाइन ही उसको ऐसे ही करते हैं, समचतुर्भुज। रोम्बस कहने का मतलब वैसा समानांतर चतुर्भुज जिसका चारों भुजा आपस में क्या हो, बराबर हो, है ना, जिसका विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेद करे। चलिए तो आपका यह भी सही है। तो बताइए असत्य पूछा गया था, उपयुक्त में से कोई असत्य नहीं है, कोई गलत नहीं है, तीनों का तीनों जो है वो आपका क्या है, सही है। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 15 पे आइए। कहता 20% प्रति वर्ष की ब्याज दर से जो है 1000 रुपया की धनराशि को 1331 रुपया होने के लिए, होने का मतलब है मिश्रधन का बात, होने के लिए कितना समय वर्षों में लगेगा जब ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित है। अच्छा 1000 रुपया है, नहीं, समय को मान लेते हैं n वर्ष। अच्छा इसमें अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट बराबर P इंटू 1 प्लस R बटा 100 पर पावर n। चलिए P इंटू 1 प्लस R का मान देखिए, रेट आपका 20% जो है वार्षिक है, छमाही का बात कर दिया, रेट आधा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10, अब बटा 100, समय n वर्ष मानते हैं, तो वर्ष अगर छमाही संयोजन होगा तो साल भर में 2 बार, तो n वर्ष में कितना बार हो जाएगा आपका 2n बार। अमाउंट कितना गिवन किया गया 1331 मेरे भाई, कितना 1331। चलिए अब कैलकुलेट कर लीजिए आराम से, यह हो जाएगा आपका 11/10 पर पावर n बराबर में, यह हो जाएगा 1331 बटा क्या हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा 1000। इसको हम क्या लिखेंगे, 11/10 पर पावर कितना लिखेंगे 3। देखिए बेस इक्वल है, पावर को कंपेयर कर लीजिए, हाँ 8 to n था,
हाँ, बेस इक्वल है, पावर को कंपेयर कर लीजिए, यानी 2n बराबर कितना हो गया आपका 3, यानी n बराबर हो जाएगा आपका 3/2। जी हाँ, 3/2 यानी 1.1/2 वर्ष, यही समय है आपका, 1.5 वर्ष। चलिए 1.5 वर्ष वाला ऑप्शन कर लीजिए, ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट इक्वल टू क्या हुआ करता है आपका, अमाउंट जो होता है वो होता है P इंटू 1 प्लस में R/100 पर पावर n। छमाही का बात था, रेट हमने आधा किया है ना, n वर्ष हमने मान लिया, तो n साल भर में 2 बार छमाही की स्थिति में, तो n वर्ष में कितना बार, 2n बार ब्याज का संयोजन हो जाएगा। पढ़िए आगे, 130 डिग्री के संपूरक कोण का पूरक कोण कौन सा है। पहले बात करते हैं पूरक और संपूरक का। पूरक कोण को अंग्रेजी में कंप्लीमेंट्री एंगल कहा जाता है, जबकि संपूरक को सप्लीमेंट्री एंगल कहा जाता है। पूरक कोण कहने का मतलब जब दो कोणों का योग जो है 90 डिग्री हो जाए तो उसको पूरक कोण कहा जाता है, जबकि जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो जाए उसको संपूरक कहा जाता है। चलिए 130 का संपूरक, अच्छा बताइए 130 का संपूरक कैसे निकालोगे, 180 माइनस में 130 है ना, कितना डिग्री हो जाएगा आपका 50 डिग्री है ना। 130 के संपूरक कोण का फिर पूरक चाहिए, तब पूरक निकालना है इसका, तो 90 माइनस में 50 यानी उत्तर कितना डिग्री हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा 40 डिग्री। कितना, 40 डिग्री। कौन सा उत्तर करोगे, ऑप्शन नंबर सी मेरे भाई, जी हां ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 17। आइए 17 नंबर सवाल पे, कहता 25 पलंग का क्रयमूल्य 15 पलंग के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ प्रतिशत। हम आपको बार बार बोलते हैं कि जब भी तुलना का बात करें, इतना का क्रयमूल्य इतना के विक्रय मूल्य के बराबर है, बस उल्टा मान लीजिए है ना, क्रयमूल्य वाला संख्या को विक्रय मूल्य मान लीजिए, विक्रय मूल्य वाला को क्रयमूल्य है ना। 25 पलंग का क्रयमूल्य विक्रय मूल्य का काम करेगा, 15 पलंग के विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का काम करेगा। सोचिए क्रयमूल्य 15 विक्रय मूल्य 25, प्रॉफिट कितना का, तो प्रॉफिट 10 का, कहां से 15 से, यानी 10 जो है 15 का कितना प्रतिशत है। चलिए यहां से काट लीजिए, है ना, यह 2 बार में कट जाएगा, यह कितना बार में, 3 बार में, 200/3, यानी यह हो जाएगा आपका 66.2/3% का प्रॉफिट हो जाएगा। जी हाँ, 66.2/3% का। उल्टा मान लेना है, अगर आपको बनाने का शौक करे बना भी सकते हैं। जैसे देखिए, कहने का मतलब है जो बोला उसको लिख दीजिए। क्या कहता है, 25 का क्रय मूल्य यानी 25 का जो कॉस्ट प्राइस है ना, वह 15 के सेलिंग प्राइस के बराबर है। जी हाँ, चलिए 5 से 5 बार में, यहां से 3 बार में, यानी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच का रेशियो 3:5। अब सोचिए ना, प्रॉफिट कितना यूनिट का, 2 का, कहां से 3 से, 2 जो है 3 का कितना परसेंट है, वही बात आएगा 200/3, यानी 66.2/3% का प्रॉफिट हो जाएगा मेरे भाई। चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर, प्रश्न संख्या 18। कहता है एक सेना के बटालियन में जो है, आराम से बात को समझिए, एक सेना के बटालियन में 1000 सैनिकों के लिए 40 दिनों का पर्याप्त भोजन सामग्री था। 1000 सैनिक के लिए 40 दिन का पर्याप्त भोजन सामग्री था। 10 दिन पश्चात, यानी 10 दिन धरपट के खा लिया, 40 दिन का भोजन था चला, 10 दिन खा लिया, यानी अब भोजन 1000 सैनिक के लिए कितना दिन का बचा, तो 30 दिन का भोजन बचा। कितना दिन का, 30 दिन का। अब क्या कहता है, कुछ और सैनिक शामिल हो जाता है, मान लेते हैं कि एक सैनिक उसमें और शामिल हो गया, तो 1000 से पहले से था, कुछ और आ गया जिसको हमने x मान लिया। अब सैनिकों का संख्या क्या हो गया, 1000 प्लस में क्या हो गया, x। तब भोजन सामग्री जो है, जो बचा हुआ भोजन सामग्री है 30 दिन का, वो केवल और केवल 20 दिन ही चलता है। वास्तविकता बात है, सैनिक बढ़ेगा, आदमी बढ़ेगा, खर्च बढ़ेगा, भोजन कम दिन चलेगा। अब यह भोजन सामग्री जो बचा हुआ था कै दिन चलता, 20 दिन। तो हमसे पूछा क्या गया है ना, कितने नए सैनिक बटालियन में शामिल हुए, जिसको हमने x के रूप में मान रखा है। चलिए इसको कैलकुलेट कर लीजिए, देखिए 20 से काट लीजिए, कितना बार में, 50 बार में, 1500 में 1000 घट जाएगा, यानी x बराबर कितना हो जाएगा आपका 500। यानी बाद में जो है कितने नए सैनिक बटालियन में जो है शामिल हुए, तब 500 मेरे भाई। कौन सा उत्तर करोगे, ऑप्शन नंबर बी मेरे भाई, बी नंबर। चलिए आगे आ जाइए, प्रश्न संख्या 19। अच्छा 19 नंबर सवाल सुनिए, क्या कहता है, कहता है एक व्यापारी चाय को क्रय मूल्य से 4% कम पर बेचता है। देखिए व्यापारी के लिए क्रय मूल्य हम मान लेते हैं चाय का 100 रुपए प्रति किलोग्राम, समझ रहे बात को। क्रय मूल्य से 4% कम में बेचता है, यानी 1 किलो को कितना बेचता है, 4% कम कीमत, यानी 96 बेचता है। परंतु 1 किलो के स्थान पर 840 ग्राम ही तौलता। देखिए यहां
जो है लागत कीमत से कम में बेचता जरूर है, लेकिन डंडी ज्यादा मार लेता है, डंडी मार लेता है। कहा के देता है 1 किलो देता है 840 ग्राम, यानी अगर हम दुकानदार के लिए 1 किलो का क्रयमूल 100 माने, 4% कम पर बेचा, 96 में बेचा, लेकिन 840 ग्राम ही तोलता है। सोचिए 1000 ग्राम का क्रयमूल 100 रुपया, 840 ग्राम का कितना 84, यानी अगर कम पर भी बेचेगा तो भी लाभ होगा, क्योंकि यह बंदा डंडी मार रहा है। अब सोचिए 84 का है सामान और इसको बेच कितना में रहा है 96 में, यानी प्रॉफिट कितना का हो रहा है इसको, तो प्रॉफिट 12 का, कहां से 84 से, यानी 12 जो है 84 का कितना प्रतिशत है, 7 बार में काट लीजिए 100/7, यानी हो जाएगा 14.2 बटा कितना 7%। जी हाँ 14.2/7 वाला ऑप्शन देखिए, लाभ हानि दोनों ऑप्शन में है, होशियारी से काम कीजिएगा। 14.2/7% का लाभ होगा, ना कि हानि मेरे भाई, लाभ होगा बिल्कुल। चलिए थोड़ा पानी पी लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलिए आगे बढ़ जाइए, प्रश्न संख्या 20 सुनिए क्या कहता है आराम से। यह आखिरी सवाल है मैथ्स का। एक बैग में 1 2 3 डॉट 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 20 की संख्या वाली गेंद है, मतलब गेंदवा पर नंबरिंग किया है 1 से लेकर 20 तक, यानी 20 को गेंद है। बैग से यादृच्छिक एक गेंद जो है निकाली जाती है, यानी रैंडम एक्सपेरिमेंट का बात है, बिना देखे हुए। क्या प्रायिकता है कि निकाली गई गेंद पर संख्या 3 या 5 से विभाज्य है, यानी कहने का मतलब जो गेंद निकाला जाता है उस पर जो संख्या है वह 3 या 5 से डिविजिबल है। 3 या 5 दोनों, 3 या 5, तो 3 वाला कंडीशन को भी देखेंगे, 5 वाला को भी। चलिए प्रायिकता एक्चुअली होता क्या है, तो आपको हम बताएं चला, प्रायिकता जो होता है रिक्वायरमेंट और पॉसिबिलिटी का रेशियो हुआ करता है। अच्छा 20 तक में 3 से कटने वाला संख्या कई गो होगा, 3 छक 18, 3 सत 21, तो 20 से ज्यादा हो जाता है, तो 3 से कटने वाला संख्या 6 गो, जबकि 5 से विभाजित होने वाला, 5 से डिविजिबल होने वाला 1 से 20 तक में कई गो संख्या आएगा, 5 3 के 15, 5 चौके 20, जी हां 4 गो। लेकिन एक बात आप समझना कि इसमें जैसे आप 5 का मल्टीपल 5 10 15 20 उठा रहे हो, इसमें 15 का चर्चा 3 वाला भी है और 5 वाला भी नहीं, 15 3 से भी डिविजिबल है, 5 से भी, यानी 15 का काउंटिंग 2 बार हो गया है, इसलिए इसमें 1 घटाना होगा। यह आपका रिक्वायरमेंट है। यह वैसी गेंद है जिस पर जो है 3 या 5 से विभक्त होने वाला जो है संख्या जो है अंकित है। जी हां, यह रिक्वायरमेंट, टोटल पॉसिबिलिटी, टोटल गेंद का संख्या कितना 20, यानी 1 से 20 तक अंकित वाला गेंद। चलिए तो यह हो गया, 10 में से 1 चला गया, 9/20 आपका राइट जवाब हो जाएगा। 9/20 ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर सी। हाँ यहां पर गलती आप कर बैठते हो, डायरेक्ट करते 6 प्लस में 4/20 कर दीजिएगा, गलती हो जाएगा, दिमाग लगाना होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, रीजनिंग की ओर आ जाइए। सुनिए क्या कहता है, ब्लड रिलेशन का सवाल है, पढ़िए आराम से। कहता ए बी का भाई है। हाँ ए जो है वह क्या है, बी का भाई है, सी बी की बहन है, सी जो है क्या है, बी की बहन है, डी जो है ई का पिता, जो देखिए जो और जो का बात करे, जिसे का बात करे, यानी हु, हुम, हुज, यह सब रिलेटिव प्रोनाउन है, आपने पढ़ा होगा ग्रामर में, है ना, जिसका इस्तेमाल उसके पहले वाले नाउन के लिए किया जाता है। एक बात आप ध्यान रखोगे, हु, हुम, हुज, यह सब रिलेटिव प्रोनाउन है और इसका प्रयोग जो है उसके पहले आने वाले नाउन के लिए किया जाता है। यानी जो का प्रयोग किसके लिए हुआ, ये बात समझिए, जो का प्रयोग इसके तुरंत पहले वाले नाउन के लिए किया जाता है, उसके तुरंत पहले वाले नाउन के लिए, रिलेटिव प्रोनाउन है और रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल उसके तुरंत पहले वाले नाउन के लिए हुआ करता है। यानी क्या कहता है, डी ई का पिता जो सी का भाई, यानी ई जो है सी का भाई है, ई क्या है, सी का भाई, डी ई का पिता, यानी सबका पिता कौन है आपका, सबका पिता है डी। आगे बात को बढ़ाइए, एफ बी की माता, बी की माता यानी सबकी माता, यह पति पत्नी है और सबका मां बाबूजी है, डी और एफ, है ना, ए बी सी और ई का। अब क्या कहता है सुनिए, है ना, डी और एफ के कम से कम कितने पुत्र हैं। अच्छा एक बात बताओ, अभी बी के लिंग का निर्धारण नहीं हुआ कि यह पुरुष है कि महिला है, अभी पुत्र का संख्या कितना है, 2, है ना, कम से कम 2 पुत्र तो है, 3 भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन कम से कम एटलीस्ट का बात किया गया, कम से कम 2 पुत्र उसको है। कम से कम कितना पुत्र है, 2, 3 मत मार देना होशियारी से, कम से कम कितने पुत्र हैं, 2। चलिए आगे आ जाइए, प्रश्न संख्या 22 नंबर सवाल पे आइए। बस स्टॉप की कतार में एक स्थान बाएं से 7वां,
जबकि बी का स्थान दाएं से नौवां है। ये दोनों एक दूसरे से अपना स्थान बदल लेते हैं। अब ए का स्थान जो है वह बाएं से 11वां हो जाता है। बताएं कतार में व्यक्तियों की संख्या कितनी है। इंटरचेंज रैंकिंग है मेरे भाई। इंटरचेंज रैंकिंग में टोटल निकालने के लिए वैसे व्यक्ति का P1 P2 लेकर चला जाता है जिसका परिवर्तन के बाद एक नया क्रमांक दिया जाए। अच्छा बताओ परिवर्तन के बाद किसका दिया गया, ए का। ए बाएं से कितना हो जाता है 11, परिवर्तन करेंगे तो ए जाएगा बी के जगह पर। बी का स्थान दाएं से कितना था 9, इसका दोनों पोजीशन मिल गया, एक घटा लीजिए, 20 में से एक चला जाएगा, उत्तर क्या हो जाएगा 19। 19 जी हां, यानी कतार में व्यक्तियों की संख्या कितना है 19 है। जी हां 19। आगे बढ़िए प्रश्न संख्या 23। कहता नीचे दिए गए बेन आरेख में वृत्त जो है वकील को, यह जो है किसको दर्शाता है, वृत्त एडवोकेट को, वकील को, जी हां एडवोकेट को। आगे सुनिए षटकोण, यह षटकोण जो है आपका यह महिलाओं को, यह किसको प्रदर्शित करता है, वोमेन। जी हां आगे, और आयत भोजन प्रेमी को, यह आयत जो है यह भोजन प्रेमी को प्रदर्शित करता है। जी हां फूड वाले भोजन प्रेमी को। चलिए अब क्या कहता है जो भोजन का प्रेमी है, सुनिए क्या कहता है, कितनी महिलाएं ऐसी है जो भोजन प्रेमी भी है और वकील दोनों है। महिला भी हो, भोजन प्रेमी भी हो, वकील भी हो। ऐसा नहीं लग रहा है कि जो सब डायग्राम में वेनिस्ट हो। अच्छा सब में क्या आपको दिख रहा है, जो सब में हो, वृत्त में भी हो, आयत में भी हो और आपका षटकोण में भी हो। तो ऐसा आपको कौन दिख रहा है, तो 12 दिख रहा नहीं, यानी 12 महिला ऐसा है जो कि वकील भी है और भोजन प्रेमी दोनों। देखिए 12 का संबंध जो है आपका आयत में भोजन प्रेमी और वृत्त दोनों में है ना, तो आपका उत्तर हो जाएगा 12। ऑप्शन क्या करोगे, ऑप्शन नंबर डी। जी हां चलिए आगे बढ़ जाइए प्रश्न संख्या 24। 24 देखिए क्या कहता है, क्लॉक का सवाल है। 7 और 8 बजे के बीच किस समय दोनों सुई एक साथ मिलेगी। अच्छा बताओ मिलने का मतलब कोण कितना डिग्री का बनाएगा, 0 डिग्री का। आपको हम क्या सिखाए हैं कि थीटा बराबर, चला याद रखना 30 घंटा माइनस में 11/2 मिनट, या फिर 11/2 मिनट माइनस में 30 घंटा, है ना। चलिए यही तो हुआ करता है। अच्छा मिलने का मतलब कोण कितना डिग्री का बनाएगा, 0। 7-8 बजे के बीच में घंटा कितना हुआ 7 मिनट आपको निकालना है। चलिए मिनट का मान कोई हम ही मान लेते हैं। देखिए 0 डिग्री के केस में आप 30 घंटा माइनस में 11/2 लिखिए थीटा के बराबर में, या फिर 11/2 माइनस में 30 घंटा लिखिए, उत्तर वही आएगा। हाँ इसको इधर भेज दीजिए तो हो जाएगा 11/2 मिनट बराबर में यह हो जाएगा 210, यानी मिनट बराबर 420/11। जी हाँ तो 11 त्रिक कितना हो गया आपका 33, नहीं अब 90, 8 यानी 38 वाला 38.18। तो आप उत्तर देख लीजिए ना, उत्तर हो जाएगा 7:38.18 मिनट पर जो है दोनों सुई एक साथ आएगी, यानी मिलेगा एक साथ। चलिए आगे बढ़ जाइए प्रश्न संख्या 25, और ये आपका आखिरी सवाल है जो सिलॉक का सवाल है, सर्विलिज्म का सवाल है। पढ़िए क्या कहता है। चलिए इसमें आपको कंक्लूजन दे रखा है, निष्कर्ष दे रखा है, स्टेटमेंट दे रखा 3, और इधर आपका कंक्लूजन, सॉरी स्टेटमेंट 2 है आपका और कंक्लूजन दे रखा है। उधर ऑप्शन दे रखा उत्तर वाला, कौन सा जो है आपका उत्तर सही है। चलिए कुछ सड़कें गलियां हैं, यह पार्टिकुलर अफर्मेटिव है, इसका पावर क्या हुआ करता है 50-50। चलिए कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा, यह पार्टिकुलर अफर्मेटिव है 50-50। कुछ गलियां मार्ग हैं, यह भी कितना हो जाएगा 50-50। कंक्लूजन पे आइए, कोई भी सड़क मार्ग नहीं है चिला। अच्छा सड़क ऊपर मार्ग नीचे, पहले दोनों अफर्मेटिव है, निगेटिव का तो कोई जिक्र ही नहीं है, सभी गलियां मार्ग हैं। ये देखिए 150, ये यूनिवर्सल केस खोज रहा है जबकि सब पार्टिकुलर में है, यह भी गलत हो जाएगा आपका। जी हाँ यह भी आपका गलत होगा। चलिए यह भी आपका गलत हो जाएगा। आगे कुछ मार्ग सड़क है, मार्ग यहां सड़क ऊपर, मीडिएटर में डिफरेंट केस में नहीं है, जब तक मीडिएटर कटता नहीं तब तक कंक्लूजन निकलता नहीं है, यानी सब गलत है। लेकिन यहां पर होशियारी से ध्यान रखो, इसमें एक बात ध्यान रखना है, कंप्लीमेंट्री पेयर वाला आइदर और वाला केस। आइदर और में क्या ध्यान रखना है, जब एक अफर्मेटिव हो एक निगेटिव हो, दोनों में सब, जब दो कंक्लूजन में एक अफर्मेटिव एक निगेटिव, दोनों में सब्जेक्ट प्रेडिकेट इक्वल हो और दोनों का दोनों गलत हो। देखिए ना सड़क मार्ग यहां भी है, सड़क मार्ग यहां भी है, एक निगेटिव एक अफर्मेटिव एक निगेटिव, जी हां, और दोनों का दोनों गलत है। आइदर और के केस में चला जाएगा, यानी 1 या 3 सही वाला उत्तर कीजिए, तो या तो निष्कर्ष 1 या तो 3 निकलता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट जवाब हो जाएगा। ऐसा नहीं कि हड़बड़ में गड़बड़ कर दो और तीनों का तीनों गलत वाला उत्तर मार दो, नहीं, यहां पर
आइदर और का केस होगा, 1 या 3, आइदर और के केस में जाएगा, या तो निष्कर्ष 1 निकलेगा या तो 3 निकलेगा। तो यह था आज का मॉक टेस्ट, यानी मॉक टेस्ट नंबर 32 का 2500 सवाल, जिसको हमने पूरा का पूरा कंप्लीट करवा दिया। अगर किन्हीं को कोई भी तरह का आपत्ति हो, किसी भी तरह का दिक्कत महसूस हो, तो आप दोपहर में कॉल करके भी हमसे बात करके आप अपनी समस्या का समाधान ढूंढ ले सकते हैं, या कहीं भी कोई परेशानी हो, जो भी दिक्कत हो, जरूर आप कमेंट के माध्यम से या फिर जो है आप कॉल के माध्यम से दोपहर में बात करके आप पूछिए, जो भी दिक्कत होगा उसका समाधान मेरे द्वारा किया जाएगा। चलिए फिर मुलाकात होगा कल, नहीं कल तो विशेष हम लोग का दिन है, यानी सरस्वती पूजा का दिन है, कल हम लोग का छुट्टी होगा। अगले दिन हम लोग मिलेंगे सरस्वती पूजा के नेक्स्ट डे मॉक टेस्ट नंबर 33 के साथ। तब तक विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।